नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस बार प्री पार कोरोना पर प्रहार के टॉप 25 सीरीज का पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था, जिसका फीडबैक काफ़ी सकारात्मक मिला। इसी से मोटिवेटेड होकर आज सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। आज का टॉप 25 क्वेश्चन कलेक्शन भी काफ़ी लाजवाब है, अतः इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हैप्पी मदर्स डे यानी 10 मई को एक खूबसूरत नज्म, हालातों के आगे जब साथ न जुबा होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। तो आइए आज टॉप 25 सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टॉप 25 सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ संबद्ध है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णववाद, ऑप्शन डी शैववाद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात जैन धर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों को पद और विभाग आवंटित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी संसदीय मामलों की समिति, ऑप्शन डी कैबिनेट की नियुक्ति समिति। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी राज्यपाल को, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात भारत के राष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी सदन के एक सत्र की समाप्ति को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए स्थगन, ऑप्शन बी अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, ऑप्शन सी सत्रावसान, ऑप्शन डी विघटन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात सत्रावसान। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि स्थगन किसी मीटिंग या बैठक की समाप्ति होती है, जबकि विघटन किसी सभा या समिति की समाप्ति होती है, जबकि सत्रावसान किसी सत्र की समाप्ति को संदर्भित करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इसने कार्यपालिका पर उत्तरदायित्व का दबाव बनाया है, ऑप्शन बी इसने न्यायालयों के कार्यभार में वृद्धि की है, ऑप्शन सी इसने राज्य के तीनों अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सुदृढ़ किया है, ऑप्शन डी इसने न्यायिक प्रणाली को समाज के वंचित समूहों के लिए सुलभ बनाया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसने राज्य के तीनों अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को सुदृढ़ किया है। यह ऑप्शन गलत है। जबकि अन्य ऑप्शन, इसने कार्यपालिका पर उत्तरदायित्व का दबाव बनाया है, इसने न्यायालयों के कार्यभार में वृद्धि की है, इसने न्यायिक प्रणाली को समाज में वंचित समूहों के लिए सुलभ बनाया है, इत्यादि सही है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न अर्थात छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, गठन के 2 वर्ष पश्चात पंचायत के समय पूर्व विघटन होने पर पंचायत का क्या होगा? ऑप्शन ए 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक कार्य करने के लिए इनका पुनर्गठन किया जाएगा, ऑप्शन बी शेष कार्यावधि के लिए कोई नया चुनाव नहीं होता है, ऑप्शन सी शेष कार्यावधि तक कार्य करने के लिए इसका पुनर्गठन किया जाता है, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा कार्यवाही का निर्धारण करती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात शेष कार्यावधि तक कार्य करने के लिए इसका पुनर्गठन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। मॉडर्न हिस्ट्री का यह प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इससे कथन सही है? यह है कथन 1, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अस्वीकार कर दी थी, कथन 2, नरमपंथियों को कांग्रेस में पुनः सम्मिलित कर लिया गया। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात न तो 1 और नहीं 2। स्पष्टीकरण में आपको बता दें कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग
स्वीकार की थी, न कि अस्वीकार किया था। जबकि नरमपंथियों को कांग्रेस में पुनः सम्मिलित नहीं किया गया था, बल्कि गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः सम्मिलित किया गया था। धर्मपंथी तो पहले से ही कांग्रेस के सदस्य थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए नाइट्रीकरण, ऑप्शन बी अमोनीकरण, ऑप्शन सी विनाइट्रीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात नाइट्रीकरण। अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण नाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल का संबंध निम्नलिखित में से किस आपदा से है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी परमाणु आपदा। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चेरनोबिल आपदा, यह प्रश्न मुख्यतः रेडियोधर्मी परमाणुओं से संबंधित है, क्योंकि जब यह एक नाभिकीय दुर्घटना थी जो 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल में एक प्लांट से रेडियोधर्मी किरण निकलने के कारण उत्पन्न हुई थी। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक प्लांट में इसी प्रकार का रिसाव हुआ, जिसमें स्टीयरेट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कई लोगों की जान भी गई थी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूल रूप से किसी अन्य समुदाय, राज्य या राष्ट्र से संबंधित जैविक सामग्रियों का अवैध संग्रहण और पेटेंट कराना है। आपका ऑप्शन ए है बायो पेटेंटिंग, ऑप्शन बी बायो पायरेसी, ऑप्शन सी बायो प्रॉस्पेक्टिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात बायो पायरेसी। आपको बता दें पेटेंट किसी वस्तु के उत्पादन का एक अधिकार पत्र होता है, अर्थात जब आप किसी वस्तु के उत्पादन का पेटेंट प्राप्त कर लेते हैं तो वह वस्तु का उत्पादन आपके अलावा कोई दूसरा आपके अधिकार के बिना नहीं कर सकता है। तो आशा करते हैं आपको यह भी जानकारी अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण होता है? कथन 1 नाइट्रिक ऑक्साइड, कथन 2 एक्रोलीन, कथन 3 फॉर्मेल्डिहाइड, कथन 4 सल्फर डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण में बता दें कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे जब दिल्ली में ठंड के दिनों में काफ़ी चर्चित रहते हैं, जिसे रासायनिक स्मोक के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन और फॉर्मेल्डिहाइड इत्यादि क्रिया करके रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण करते हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का इसमें कोई रोल नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। मॉडर्न हिस्ट्री का एक और प्रश्न, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 इसमें उन सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने का प्रस्ताव था जो हिंसा के लिए दोषी नहीं थे। कथन 2 इसमें तटवर्ती गांवों के लोगों को केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और नहीं 2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण में आपको बता दें गांधी इरविन समझौता सन 1931 में महात्मा गांधी और चार्ल्स इरविन के मध्य हुआ था। इसमें उन सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने का प्रस्ताव था जो हिंसा के लिए दोषी नहीं थे, जबकि दूसरा इसमें तटवर्ती गांव के लोगों को केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में विद्युत वाहिनी संदर्भित करता है। विद्युत वाहिनी शब्द ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित एक सशस्त्र संगठन को
ऑप्शन बी उद्योगपति वर्ग द्वारा स्थापित असहयोग विरोधी संघ को। ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा आरंभ किए गए समाचार पत्र को। ऑप्शन डी अहिंसक क्रांतिकारी संगठन को। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित एक सशस्त्र संगठन को। जानकारी के लिए बता दें, सचिंद्रनाथ सन्याल का एक समाचार पत्र था बंदी जीवन, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लें। सचिंद्रनाथ सन्याल का एक समाचार पत्र बंदी जीवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा आदि वराह की उपाधि धारण की गई थी? ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी महिपाल, ऑप्शन डी महेंद्रपाल प्रथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मिहिर भोज। जानकारी के लिए बता दें कि मिहिर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक और सबसे महान शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15। सरकार द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे दमनकारी कानून किस मुख्य उद्देश्य से लाए गए थे? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन बी समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रसार रोकने के लिए। ऑप्शन सी राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर को दबाने के लिए। ऑप्शन डी भारत में स्वदेशी उद्योगों का विकास हतोत्साहित करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात समाजवादी साम्यवादी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े थे? आपके कथन है एनजी रंगा, कथन 2 स्वामी सहजानंद, कथन 3 CR दास। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात केवल 1 और 2। दोस्तों आपको बता दें अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी लखनऊ में। लखनऊ के इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद जो कि अध्यक्ष थे, जबकि एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 प्रसिद्ध कामागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन सी अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी गदर पार्टी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात गदर पार्टी। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। इसके संस्थापक लाला हृदयालाल थे, जबकि इसके उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह भाखना थे, जो बाद में इसके अध्यक्ष भी बने। अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा द्वारा बंगाल में की गई थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसका उद्देश्य खून का बदला खून था। भारत में इसकी 500 शाखाएं खोली गई थी। आजाद हिंद फौज से आप भली भांति परिचित हैं। यह सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन सी कितूर विद्रोह और ऑप्शन डी सतारा विद्रोह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सन्यासी विद्रोह। क्रमवार रूप में देखें तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, दूसरे नंबर पे भील विद्रोह, तीसरे नंबर पे कितूर विद्रोह और चौथे नंबर पे सतारा विद्रोह संबंधित है। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। आपको पता होगा आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन से संबद्ध था? ऑप्शन ए मदारी पासी, ऑप्शन बी बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी कुंवर जी मेहता, ऑप्शन डी
लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात मदारी पासी। यह क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, यह भी कई बार पूछा गया है। एकल आंदोलन मुख्यतः बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। आर्ट एंड कल्चर का यह प्रश्न, भारत की सांस्कृतिक परंपरा के संदर्भ में पंखीड़ा एक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए असम में प्रचलित मार्शल आर्ट शैली, ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त संगीत वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी मध्य भारत में पाई जाने वाली वास्तुकला शैली, ऑप्शन डी राजस्थान के किसानों द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात राजस्थान के किसानों द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत। लोकगीत से भी कई बार कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यह क्वेश्चन भी काफ़ी यूनिक है। भांगड़ा, चैता इत्यादि से आप भली भांति परिचित हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। दक्कन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोलीगार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है संपत्ति पर कर, ऑप्शन बी व्यापारियों की श्रेणियाँ, ऑप्शन सी सैन्य सरदार, ऑप्शन डी सिंचाई हेतु प्रयुक्त तालाब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात सैन्य सरदार। पोलीगर शब्द दक्कन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अर्थात दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में सैन्य सरदार के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। भारत के मध्ययुगीन इतिहास के संदर्भ में दसाला, बटाई और नस्क शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए शाही निशान के साथ घोड़ों को दागने से, ऑप्शन बी एक नए राजा के राज्याभिषेक के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान से, ऑप्शन सी तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक पदों से, अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली से। जानकारी के लिए बता दें कि दसाला बंदोबस्त अकबर द्वारा 1580 में किया गया था। इसके अलावा बटाई, गल्ला बख्शी व नस्क प्रणालियाँ भी अपनाई गई थी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सुनहरी क्रांति शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए औषधि क्षेत्र से, ऑप्शन बी बागवानी क्षेत्र से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पादों से, ऑप्शन डी मत्स्य क्षेत्र से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात बागवानी क्षेत्र से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुनहरी क्रांति शब्द फल, शहद उत्पादन और बागवानी क्षेत्र उत्पादन से संबंध रखते हैं, अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन सुनहरी क्रांति के लिए सही साबित होते हैं, लेकिन इनमें मुख्यतः बागवानी शब्द है, अतः सुनहरी क्रांति के लिए बागवानी शब्द उपयुक्त है। इसके अलावा बता दें पेट्रोलियम उत्पाद, तो पेट्रोलियम उत्पाद से काली क्रांति संबंधित है, जबकि मत्स्य उत्पाद से नीली क्रांति संबंधित है। और आपको बता दें कि औषधि क्षेत्र यह भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। औषधि क्षेत्र से कौन सा क्रांति संबंधित है? तो औषधि क्षेत्र से गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति औषधि के अलावा प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से भी संबंध रखता है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। केसरिया क्रांति किससे संबंधित है? आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। केसरिया क्रांति किससे संबंधित है? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश शासन की लॉटरी कमेटी संबंधित है। लॉटरी कमेटी ऑप्शन ए महामारी के उन्मूलन से, ऑप्शन बी राजस्व बंदोबस्त से, ऑप्शन सी शहरी नियोजन से, ऑप्शन डी शिक्षा से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात शहरी नियोजन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। टॉप 25 के एट द लास्ट 25वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है? कथन है प्रधानमंत्री, कथन 2 कैबिनेट मंत्री, कथन 3 महान्यायवादी, कथन 4 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 और 3, बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात चारों ही कथन सही हैं। अर्थात दोनों ही सदनों में बोलने का अधिकार प्रधानमंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, महान्यायवादी को और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को प्राप्त है। जानकारी के लिए बताते हैं कि बोलने का अधिकार केवल प्राप्त है, जबकि मत देने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। तो आज का टॉप 25 सीरीज यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद हुई हो और कमेंट बॉक्स में आप इसका फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।